कोटा उत्तर ये सिर्फ एक चुनावी सीट का नाम नहीं है। ये राजस्थान की राजनीति का एक आईना है। एक ऐसी जगह जहां हर 5 साल में हवा का रुख बदल जाता है और जीत हार का फैसला अक्सर कुछ हजार वोटों पर आकर टिक जाता है। तो यहाँ की हवा में उम्मीदें भी हैं और एक गहरा दबाव भी। इस विश्लेषण में हम पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर आंकड़ों की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग असल में क्या चाहते हैं और उनके लिए एक बेहतर जन केंद्रित शासन का खाका कैसे तैयार किया जा सकता है। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम रण क्षेत्र की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों का फैसला देखेंगे, इसके बाद एक स्विंग सीट के चरित्र का विश्लेषण करेंगे, फिर जनता की सच्ची शिकायतों को सुनेंगे और फिर शासन का एक ठोस खाका तैयार करेंगे और अंत में जनादेश तक पहुंचने के रास्ते को जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव रण क्षेत्र। देखिए, किसी भी चुनावी लड़ाई को समझने के लिए पहले उसके मैदान को, उसकी मिट्टी को और वहां के लोगों की नब्ज को समझना बहुत जरूरी होता है। और कोटा उत्तर की अपनी एक बहुत ही अलग पहचान है, एक खास मिजाज है जिसे जाने बिना यहाँ की राजनीति को समझना नामुमकिन है। अच्छा, जब हम कोटा का नाम सुनते हैं तो मन में क्या तस्वीर बनती है? आकांक्षाओं के शहर की, है ना? पूरे देश से युवा यहाँ अपने सपने लेकर आते हैं। ये कोचिंग सेंटरों का शहर है, उम्मीदों का शहर है। लेकिन इस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही पेचीदा सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है। एक तरफ भविष्य बनाने की दौड़ है तो दूसरी तरफ परंपराओं की गहरी जड़ें। इन दोनों के बीच के संतुलन को समझना ही दरअसल कोटा उत्तर को समझना है। और ये ताना बाना बनता किससे है? मुस्लिम, मीणा, ब्राह्मण, गुर्जर और कई दूसरे समुदाय यहाँ एक साथ रहते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ कोई भी समुदाय एक बंधा बंधाया वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पहचानों का एक बहुत ही गतिशील और लगातार बदलता हुआ परिदृश्य है, जहाँ हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं, अपनी भूमिका है। यहाँ का सामाजिक समीकरण कभी स्थिर नहीं रहता, बल्कि हर चुनाव में एक नई करवट लेता है। और यही बात यहाँ की राजनीति को और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प बना देती है। इसी जटिलता की वजह से कोटा उत्तर को एक स्विंग सीट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। यहाँ के मतदाता हर 5 साल में अपनी सरकार के काम का पूरा हिसाब मांगते हैं। और कोटा उत्तर की जो राजनीतिक अस्थिरता है वो असल में यहाँ के मतदाताओं की परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर कितना जागरूक है और वो किसी पार्टी के प्रति वफादारी से ज्यादा अपने इलाके के विकास और प्रदर्शन को तवज्जो देता है। तो चलिए अब भावनाओं और सामाजिक समीकरणों से आगे बढ़कर विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता, आंकड़े। क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश का जो अंतिम फैसला होता है वो इन्हीं ठंडे कठोर आंकड़ों से तय होता है। चलिए जनादेश की इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस एक संख्या पर गौर कीजिए, 2486। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। राजनीति की दुनिया में ये अंतर एक धागे से भी बारीक होता है। ये संख्या हमें बताती है कि दांव कितना ऊंचा था और मुकाबला कितना ज्यादा करीबी। हजारों लोगों की उम्मीदें और निराशाएं, सब कुछ इस एक छोटी सी संख्या में सिमट गई थीं। अब जरा इस डैशबोर्ड को देखिए। कुल मतदाताओं में से लगभग 75% लोगों ने वोट डाला। ये बहुत ऊंचा मतदान प्रतिशत है, जो दिखाता है कि लोग अपने भविष्य को लेकर कितने सजग हैं और बदलाव में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और अब दोनों मुख्य दलों के वोट शेयर को देखिए, 49.50% और 48.21%। 1% से भी कम का अंतर। मतलब साफ है कि यहाँ हर एक वोट की कीमत थी, हर एक गली, हर एक मोहल्ले की आवाज मायने रखती थी। ये टाइमलाइन तो और भी दिलचस्प कहानी कहती है, पिछले 30 सालों की कहानी। देखिए सत्ता का पेंडुलम कैसे लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा है। 1993 से लेकर 2023 तक कोई भी पार्टी लगातार 2 बार इस सीट को नहीं जीत पाई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोटा उत्तर की जनता अपने प्रतिनिधि को सत्ता विरासत में नहीं देती, बल्कि 5 साल के लिए पट्टे पर देती है। और इस पट्टे को हर 5 साल बाद अपने काम के दम पर रिन्यू करवाना ही पड़ता है। तो इन सारे आंकड़ों का सार क्या है? ये हमें जीत का एक बिल्कुल साफ गणितीय रास्ता दिखाता है।
इस रणक्षेत्र में जीत के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सिर्फ 2 से 3% वोटों को अपनी तरफ मोड़ने की जरूरत है। ये छोटे आंकड़ों का एक ऐसा खेल है जिसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं और जो पूरे क्षेत्र की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम विश्लेषण को थोड़ा और गहरा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहाँ लड़ाई सिर्फ उम्मीदवारों या उनके व्यक्तित्व की नहीं है। लड़ाई उन व्यवस्थागत ताकतों की है, उन सिस्टम्स की है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और चुनावी नतीजों को आकार देते हैं। और कोटा उत्तर में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सत्ता विरोधी लहर, यानी एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ के मतदाता हर 5 साल में सत्तारूढ़ दल के वादों को अपनी रोजमर्रा की हकीकत की कसौटी पर तोलते हैं। क्या सड़कें बेहतर हुईं? क्या नौजवानों को नौकरियां मिलीं? क्या महंगाई कम हुई? जब वादों और हकीकत के बीच एक विश्वास का अंतर पैदा हो जाता है तो वो बिना झिझक बदलाव के लिए वोट देते हैं। ये व्यक्तित्व से ज्यादा सिद्धांतों और प्रदर्शन की लड़ाई है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कोटा उत्तर के नतीजे अक्सर पूरे राज्य में चल रही हवा के साथ तालमेल बिठाते हैं। जब जब राज्य में भाजपा की लहर चली, जैसे 2003 और 2013 में, तो उसका सीधा फायदा यहां भाजपा उम्मीदवार को मिला। और जब कांग्रेस की लहर थी, जैसे 2008 और 2018 में, तो यहां कांग्रेस को जीत मिली। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर सिर्फ अपने विधायक को नहीं, बल्कि पूरी राज्य सरकार के प्रदर्शन का आकलन कर रहा है। ये जो जवाबदेही की व्यवस्था है ना, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असली शक्ति तो जनता के हाथ में होती है, और जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो ये सिर्फ एक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन जाता है। जिम्मेदारी तथ्यों के आधार पर बोलने की, ताकि हमारा सार्वजनिक संवाद मजबूत बन सके और सरकारें जवाबदेह बनी रहें। अच्छा, अब तक हमने पार्टियों और आंकड़ों की बात की, लेकिन राजनीति का असली केंद्र तो जनता होती है। चलिए, अब अपना ध्यान पूरी तरह से नागरिकों पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि दिन के अंत में उनकी उम्मीदें, उनकी मुश्किलें और उनकी शिकायतें ही वो असली ताकत हैं जो राजनीतिक बदलाव लेकर आती हैं। तो सवाल ये है कि कोटा उत्तर के लोगों के लिए असल में क्या मायने रखता है? वो कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें दिन रात परेशान करते हैं? जब एक परिवार शाम को एक साथ बैठता है तो किन बातों पर चर्चा होती है? इन सवालों का जवाब ही हर राजनीतिक रणनीति की नींव होना चाहिए। ये डैशबोर्ड हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। सबसे ऊपर 5 की तीव्रता के साथ है परीक्षा और कोचिंग का मानसिक स्वास्थ्य संकट। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक पीड़ा है। उसके ठीक नीचे हैं युवा बेरोजगारी और महंगाई। ये वो 3 मुद्दे हैं जो लोगों के जीवन पर सीधा असर डालते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की वो हकीकतें हैं जिनके साथ वे हर रोज जूझते हैं। और यहीं पर कोटा का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। एक शहर जो पूरे देश को उम्मीद बेचता है, वो अपने ही युवाओं पर एक असहनीय दबाव भी डाल रहा है। एक तरफ ये शिक्षा का मक्का है, तो दूसरी तरफ ये छात्रों के लिए आत्महत्या की राजधानी के रूप में भी जाना जाने लगा है। ये जो टॉप पर शिकायत है, ये सीधे शहर की पहचान और उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। विश्लेषण से कार्रवाई तक का सफर। चलिए, एक स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड रणनीति की रूपरेखा देखते हैं, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन देने के लिए हो। देखिए, इस रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, बहस को सही मुद्दों पर केंद्रित करना, मतलब नौकरियां, छात्र कल्याण और महंगाई। दूसरा, एक मजबूत गठबंधन बनाना, जिसमें पुराने समर्थकों को साथ रखते हुए नए समुदायों तक भी पहुंचा जाए। और तीसरा, कहानी में एक सकारात्मक बदलाव लाना, विनम्रता से पिछले जनादेश को स्वीकार करना और भविष्य के लिए एक ठोस विजन पेश करना। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित एक सुनियोजित योजना है। और इस योजना को समय पर लागू करना होगा। ये 90 दिन की उल्टी गिनती दिखाती है कि जीत कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और अनुशासित काम का नतीजा होती है। गठबंधन बनाने से लेकर लोगों की बात सुनने, घोषणा पत्र जारी करने और आखिर में हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने तक हर एक चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह चरण दर चरण एक ऐसी गति बनाई जाती है जो चुनाव के दिन अपने चरम पर पहुंचती है। इन रणनीतिक स्तंभों को जमीन पर उतारने के लिए कुछ ठोस कार्रवाइयों की जरूरत है, जैसे व्हाट्सएप के जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचना। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी।
निजता का सम्मान। देखिए, आधुनिक अभियानों में डेटा का उपयोग बहुत शक्तिशाली है, पर भारत का नया डेटा कानून डीपीडीपी हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग उसकी सहमति और निजता के अधिकार का सम्मान करते हुए पूरी जिम्मेदारी से ही किया जाना चाहिए। और अंत में ये सब कुछ एक मुख्य दृष्टि पर आकर टिकता है। ये सफर सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, नहीं, ये लोगों का विश्वास अर्जित करने और शासन करने का अधिकार हासिल करने के बारे में है। एक ऐसा अधिकार जो सेवा करने के उद्देश्य से जुड़ा हो, राजनीति से कहीं परे। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि डेटा और जन केंद्रित सोच के साथ राजनीति को वाकई उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.